चलिए, ठीक है भाई, तो बताइए अब क्लियर है? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि आपके और मेरे कम्युनिकेशन के बीच में ऑनलाइन ट्रैक ही है, इसको क्लियर करना ज़रूरी भी है। तो अब एक बार बता दीजिए। ठीक है, चलिए क्लियर है, फिर अच्छी बात है। तो जैसा मैंने कहा था कि स्ट्रैटेजी की बात तो हमने कई बार करी हुई है, प्रीवियस सेशन भी बहुत सारे ऐसे हुए, यूट्यूब पे जब भी हम जुड़ते हैं तो स्ट्रैटेजी की ही बात करते हैं। लेकिन आज कोई ऐसी स्ट्रैटेजी की बात नहीं करनी, आज बस हमें ये बात करनी है कि 3 आवर आप एग्जामिनेशन में जब रहेंगे तो आपको कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है? तो ऑल्दो आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी, मॉक टेस्ट वगैरह भी आपने दिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं। तो वेदमी की पूरी टीम को इस बात पे बिलीव है कि आप लोगों का क्वालिफाई होगा, इवन अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई होगा, है ना? तो जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो 3 आवर को बस 2 चीजें आपको जो फॉलो करनी है मेरी तरफ से वो ये रहेंगी कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत काम रहिएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना? सारे क्वेश्चन को अच्छे पढ़िएगा और साथ ही साथ जब आप ऑप्शन को ऑप्ट करो तो एक बार जरूर देखिएगा कि आपने करेक्ट ऑप्शन, जैसे कई बार हमें पता पता रहता है कि हाँ ठीक है करेक्ट आंसर बी है, लेकिन हम बी की जगह डी ऑप्ट कर लेते हैं, बी की जगह ए ऑप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो 3 आवर का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। तो उस प्रेशर को अपने ऊपर मत हावी होने दीजिएगा, आंसर को जरूर एक बार रीचेक करिएगा कि जो आपने ऑप्ट किया है, जो आप चाह रहे थे आपने वही ऑप्ट किया है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी है। और क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो लास्ट में एक लाइन में दे दिया जाता है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। जब मैं क्लास के दौरान क्वेश्चन को सॉल्व करा रही थी तो बच्चे कई बार दिक्कत कर देते थे। क्या दिक्कत करते हैं कि करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार ज़रूर नज़र मार लें कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। ऐसा ना हो कि कुछ पूछा है, आपने कुछ और समझ के सारे ऑप्शन ऑप्ट कर लिए और आंसर भी अपने हिसाब से लगाए, फिर घर में आके देख रहे हैं तो गड़बड़ हो गया है। तो इन चीज़ों पर आपको ख़्याल रखना है। साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप 100% श्योर नहीं हैं, उनको नहीं ऑप्ट करना है ये सोच के कि लालच आ जाए कि यार इसमें नंबर मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आपने अपना बॉर्डर लाइन क्रॉस किया है, आपको पता चल रहा है कि हाँ इतने में मेरा जेआरएफ हो जाएगा, नेट क्वालिफाई हो जाएगा, जितना आपने टारगेट करा है, तो बस उतने पर ही रुक जाना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको रिस्क नहीं लेना है। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में एक बार पुटअप कर दीजिए, हम उनको पढ़ते रहेंगे और उनके आंसर्स देते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। किसी ने पूछा है पार्ट ए नहीं आता हो है तो स्किप कर सकते हैं भाई, बिल्कुल स्किप ही करना है। अगर नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, कोई आइडिया नहीं है तो क्या करोगे जाके करके अटेम्प्ट करके निगेटिव मार्किंग, सो इनविटेशन देना है क्या? स्किप करो। वैसे पढ़ लेना चाहिए था, पार्ट ए का कंट्रीब्यूशन अच्छा होता है आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए, तो थोड़ा पढ़ लेना चाहिए था। हाँ, तो आई होप आई एम ऑडिबल। हाँ, तो एवरीवन देखो ज्यादातर बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, कई बार हो चुकी हैं, फिर भी एक बार रीइंस्टेट करने की जरूरत पड़ती है लास्ट दिन को। बात यही है कि बहुत ज्यादा सोच के मत जाइएगा, मेरा यही मानना है। कैजुअल एटीट्यूड नहीं, बट एट द सेम टाइम कि बहुत ज्यादा उसका हाइप भी नहीं लेके जाना है कि एग्जाम है क्या हो जाएगा। आप कई बार जो है उस परफॉर्मेंस प्रेशर में आके बहुत सारी गलतियां करते हो, बहुत बार रश कर देते हो, ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे होते हो। तो रेदर ट्राई टू कीप योर सेल्फ काम एज मच एज पॉसिबल। मेरे लिए बोलना आसान है, आपके लिए करना मुश्किल है, ये बात मुझे पता है, बट स्टिल ट्राई टू डू इट जितना आप कर सको। और उस एग्जाम हॉल में ऐसे सिचुएशंस आएंगे थ्रू आउट दोज 3 आवर्स जब आपको डिप्स आएंगे। हो सकता है कि बीच में आपका अचानक से 3-4 बैक टू बैक ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जिसकी वजह से आपको बहुत ही डिमोटिवेटेड फील हो, दैट इज प्रैक्टिकल। बट एट द सेम टाइम उसके उस पार भी जाना है, क्योंकि जब भी पार्ट सी की ही अगर मैं बात करूं तो पार्ट सी में ऐसे क्वेश्चंस आपको हो सकता है बैक टू बैक मिल जाए जो आपसे नहीं बन रहे हो, या फिर
एट ए ग्लांस आपको वहां पे कुछ थॉट आ नहीं रहा हो, बट उस पे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि उधर 40-50 और क्वेश्चंस बचे होंगे जो कि आपका देखना बाकी रह गया है। तो वो इनिशियल 3 या 4 क्वेश्चंस के बेसिस पे पूरी जजमेंट ना पास कर दें, वेट फॉर दैट, एंड मे बी हो सकता है कि यू गो टू द ब्राइटर साइड एज वेल, वहां पे आपको कुछ और ऐसे क्वेश्चंस मिले जो कि आपको बूस्ट अप भी करे। तो ऑलवेज बी होपफुल फॉर दैट। अगर वैसा लगे कि क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, 30 सेकंड ब्रीथ कीजिए, कुछ नहीं हो जाएगा। उस 30 सेकंड के बाद ट्राई टू रीगेन योरसेल्फ, एक नए क्वेश्चन, फ्रेश क्वेश्चन पे आइए, क्या पता आपसे बन जाए, और क्या पता एक ऐसा स्ट्रीक बन जाए कि 10 क्वेश्चंस इन अ रो आपसे बन जाए। तो ऑलवेज बी होपफुल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। उसके बीच में भी ये जो छोटे छोटे मोटिवेशन के बूस्ट है वो आपको थोड़ा सा खुद ही देना पड़ेगा, क्योंकि कल तो ये सेशन नहीं चलेगा ना। तो खुद से थोड़ा खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए। सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी लास्ट ड्यूरेशन में क्या किया जाए, नोट्स को रिकॉल करें, पीवाईक्यू का एनालिसिस करें, और कल सेंटर तक जाते हुए रिवीजन रिकॉर्डिंग क्या करें, क्या होना चाहिए ये अप्रोच? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि हर एक स्टूडेंट के लिए ये अप्रोच डिफरेंट हो सकता है कि लास्ट मिनट में क्या करें, लास्ट डे में क्या करें। अब जिनने तैयारी कर रखी है, जिनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, तैयार करके बैठे हुए हैं अच्छे से यूनिट्स, और पहले भी मॉक टेस्ट वगैरह दे रखे, वो अपना चुन सकते हैं। उनको पीवाईक्यू के थ्रू रिवीजन करना है, पीवाईक्यू से रिवीजन कर सकते हैं। उनको जो है रिकॉल एक्सप्रेस सुनना है और सुन के रिकॉल करना है तो वो भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर और कभी मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व किया है, कभी पीवाईक्यू नहीं सॉल्व किया है, जस्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है, तो फिर आप रिकॉल एक्सप्रेस भी जो सुन रहे हो तो उससे क्या ही होगा। बट फिर भी डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो, कितना पढ़ा है आपने, उस बेसिस पे आप अपने हिसाब से खुद तय करिए कि आपके लिए क्या बेटर होगा, कैसे रिवीजन करना है आपको। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस क्वेश्चन पे? मेरा मानना ये है कि अगेन मैम जो आपने बोला बिल्कुल एग्जैक्टली वही है कि आप अपने पर्सनलाइज्ड लेवल पे खुद को जानो। पहली बात तो आप कैसे हो, आपके लिए क्या काम करता है। अभी तक तो एग्जाम बहुत दिए होगे, स्कूल में एग्जाम दिए होगे, कॉलेज में एग्जाम दिए होगे। होते हैं कुछ लोग जो कि लास्ट मोमेंट तक पढ़ते हैं, लास्ट मोमेंट तक पेज पर पढ़ा रहे होते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं, अच्छा भी कर लेते हैं। कुछ लोगों के लिए वो स्ट्रेस, वो पैनिक जो है वो हैंडलेबल होता है, कुछ लोगों के लिए वो नहीं होता है। तो जिनके लिए वो हैंडलेबल नहीं है, जिनको लगता है कि भाई लास्ट मोमेंट पे पढ़ के मुझे कंफ्यूजन ज्यादा होता है, मत छुइए किताब। जिनको लगता है कि हाँ चलो थोड़ा कुछ कैजुअली अगर देख लेंगे, क्या पता वो लास्ट में देखा हुआ एक चीज आ जाए, उस समय इफ यू आर डूइंग इट पॉजिटिवली जस्ट बाय नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, तब तो ठीक है। आप वहां पे अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अरे मुझे अभी ही याद करना है, इसी वक्त मुझे याद करके जाना है, नहीं तो शायद वो चीज छूट जाएगा, उस पैनिक के साथ और नेगेटिव इमोशन के साथ उसको अगर पढ़ोगे तो आपके लिए नेगेटिव साबित होगा। कैजुअली ऐसे ही देख रहे हो, क्या पता यही क्वेश्चन आएगा, बस ऐसे ही देखते रहो, जो मन करे देखते रहो। दैट इज अ गुड एटीट्यूड। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। स्टिल आई विल रिकमेंड कि लास्ट मोमेंट पे वही पढ़ते जाओगे, बैटरी वही है। एक बार चार्ज करके घर से निकल रहे हो तो बैटरी अगर कम हो गया तो उसी कम बैटरी के साथ आपको पूरा एग्जाम को देना पड़ेगा। बैटरी को बचा के रखिएगा, क्योंकि वहां पे सोचने का बहुत सारा स्कोप होता है, जहां पे भी थिंकिंग का स्कोप होता है, और वहां पे आप क्रैमिंग कर रहे हो ना, याद कर रहे हो चीजों को, तो दिमाग में कहीं ना कहीं बोझ बढ़ जाता है और फिर वो उस तरीके से सोच नहीं पाता है, इंडिपेंडेंट या न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रख नहीं पाता है, जिसकी पार्ट सी में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सर इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा था कि पिछली बार बहुत हाइपर हो गए थे जिससे एग्जाम बिगड़ गया है, तो वापस से वो गलती नहीं करना चाहते या नहीं करेंगे। तो अच्छी बात है, देखिए अपनी गलती को पहचान लेना मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज होती है। जो आपको समझ में आ गई है कि लास्ट टाइम आपने प्रिपरेशन अच्छे से करी थी लेकिन आप हाइपर हो गए थे, तो ये है ही, जब 3 आवर का वो प्रेशर होता है ना तो उसको झेल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसा मैंने पहले भी मेंशन करा, गलतियां ज्यादा होती हैं। तो सर ने भी अभी आपको जो चीज बताई है कि जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़े, स्टार्टिंग के अगर 3-4 क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको हाइपर नहीं होना है। और साथ ही साथ थोड़ा सा वेट करिए, आधे घंटे सेटल्ड हो जाइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही आप सोचे कि मुझे 2 मिनट में क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसका आंसर दे देना है, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो आराम से कुछ थोड़ा-सा समय दीजिए, जब आप 15-20 मिनट में थोड़ा-सा सेटल्ड हो जाएँगे, उसके बाद आराम से अपने क्वेश्चन पेपर को देखिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। और हाइपर बिल्कुल भी नहीं होना है। भई अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो पानी की बॉटल की अनुमति तो होती ही है, तो आप ले जाइए, प्रॉपर पानी भी पीजिए। आप जितने ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेंगे, उतना ज़्यादा जो हाइपर टेंशन है वो कम हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है, आप बार-बार पानी पिएँगे तो थोड़ा-सा सही फ़ील होगा।
सर यही सोच के मुझे हंसी आ गई जब मैम ने बोला पानी पीना है। जो है वो आपका बहुत ही बेहतर मतलब अप्रोच जो है वो गड़बड़ होता चला जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी चीजें हैं जो भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैं जब पहले थे, लॉट्स ऑफ क्वेरीज आर देयर। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि मेरा लास्ट मोमेंट पे, अब मैं पहले तैयार कर रहा था तो ठीक ठाक था, मॉक टेस्ट में नेगेटिव होने लगे, अब आखिरी मिनट में क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो ऐसे कंडीशंस में मैं बस एक ही चीज कहता हूँ कि आखिरी जो मोमेंट होता है उसमें दिमाग को शांत रखना भी बहुत जरूरी होता है, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है। द रीजन बिंग दैट, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि दिमाग का या फ्रेश दिमाग का सेंटर पे पहुंचना ज्यादा जरूरी है रेदर देन एग्जॉस्टेड दिमाग का। एक वो इंसान जो ज्यादा फ्रेश रहेगा विथ ब्रेन, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा रेदर देन उस इंसान से जितने 10-12 यूनिट पढ़ रखी हो लेकिन एग्जॉस्टेड ब्रेन से वो पहुंच रहा है। भले ही जिसने 4-6 यूनिट पढ़ रखी हो, अगर वो फ्रेश माइंड से एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचेगा तो वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। इसीलिए कई बार आप देखते होंगे कई कई लोग पूरा सिलेबस तैयार करने के बावजूद भी क्वालिफिकेशन मिस कर जाते हैं, और कई लोग कुछ यूनिट्स पढ़ के भी क्वालिफाई कर जाते हैं क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो फ्रेशनेस है माइंड का, वो बेहतर होता है एग्जामिनेशन सेंटर में। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप अपने माइंड को किस तरीके से रखते हैं और जो कैसे किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। If क्वेश्चन है कि सर इफ टू क्वेश्चंस आर समवॉट कनेक्टेड इन पेपर बट इंस्टेड टू गिव अ क्लियर आंसर वो और कंफ्यूज करते हैं ड्यू टू एग्जाम प्रेशर, तो क्या करें? इफ यू समहाउ नो द आंसर, एनीवन हु वांट्स टू आंसर कि दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या करें, क्या करना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, बच्चों को क्या करना चाहिए? आई गेस द स्टूडेंट इज ट्राइंग टू से कि दो क्वेश्चंस का जो कोर टॉपिक है वो सेम है, और कहीं ना कहीं वो, प्रियंका जी एक बार आप कंफर्म कर दीजिएगा कि मैं सही समझ रहा हूँ कि दो क्वेश्चंस कनेक्टेड हैं, दोनों क्वेश्चंस लग रहा है कि सेम ही टॉपिक में से है, और आपको उस वक्त पे ऐसा फील हो रहा है कि वो अगर आया तो दोनों आ जाएंगे और गए तो दोनों चले जाएंगे, और उस इनसिक्योरिटी के बीच में आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करें, क्योंकि आपको हल्का हल्का सा याद आ रहा है बट क्लैरिटी के साथ याद नहीं आ रहा है। मेरा मानना यह है, अगर मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दूं इस पे, तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू टू लीव दैट क्वेश्चन इफ इट इज नॉट कमिंग एट द फर्स्ट थॉट। मतलब थोड़ा सोचने पे, इफ इट इज एन, देखो दो टाइप के कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट सी की अगर बात करूं तो आइदर इट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन जहां पे सारी बातें ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, सारी ही बातें थोड़ा सा थ्योरी और मेजोरिटी ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ऐसे क्वेश्चंस भी अच्छे खासे नंबर में आपको मिल जाएंगे। या तो होंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो कि पार्ट बी ही है पार्ट सी के रूप में, जहां पे आपको वो बात एज इट इज पता होनी चाहिए। अगर आपको वो बात एज इट इज पता नहीं है तो इसका मतलब अगर आपके दिमाग में वो एट द मोमेंट नहीं आ रहा है तो वो आप बहुत ज्यादा सोचोगे, बहुत ज्यादा कनेक्शन बनाओगे, और वहां पे अगर बस आपको अवेयर रहने की जरूरत है, वहां अगर आप तुक्का का यूज कर रहे हो, कहीं से भी थोड़ा सा गेस वर्क यूज कर रहे हो, तो इट्स फार बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन। हो सकता है कि आप वो सही भी करो, हो सकता है आपका जो थॉट प्रोसेस था उस समय सही भी था, बट इक्वल प्रोबेबिलिटी है उसमें गलत होने की, और जो कुछ में भी आपको ऐसा है कि अगर गलत होने का चांस है, प्लीज लीव दैट, अदरवाइज उस बात का ना बस आपको रिग्रेट होगा एग्जाम देने के बाद। रैदर रैदर फोकस ऑन अदर क्वेश्चंस, ढूंढो किसी और क्वेश्चन के किसी वीक पॉइंट को ढूंढो, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है तो हो सकता है किसी और क्वेश्चन को आप कंफ्यूज करके उसको सही सॉल्व कर दो। तो हंट फॉर दोज क्वेश्चंस, यहां पे हंटिंग मैटर्स अ लॉट, कि यू आर सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल सेट ऑफ क्वेश्चंस। अदरवाइज वही है कि आप एक एवरेज क्वेश्चन पे, इस लालच पे आप फंसे हुए हो कि अरे दो क्वेश्चन अगर हो गए, दो हुआ तो एक साथ दो होगा, और गया तो दो दो एक साथ जाएगा। ऑलवेज बी मोर अफ्रेड ऑफ द फैक्ट दैट कि गया तो दोनों साथ में चले जाएंगे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इज समथिंग यू नीड टू बी अवेयर ऑफ, यू नीड टू बी अफ्रेड ऑफ। थोड़ा डर तो होना चाहिए नेगेटिव मार्किंग का। कैजुअली क्वेश्चंस को कि सही ही होगा, बहुत ज्यादा हाइपर ऑप्टिमिस्टिक होना क्वेश्चन और ऑप्शंस के बेसिस पे बहुत अच्छी बात नहीं है। ओवरऑल ऑप्टिमिज्म रखो, कोई बात नहीं।
और एक और इसी का फॉलोअप क्वेश्चन, 50-50 आंसर आ रहे हैं, वो 50 आ रहे हैं और 50 नहीं आ रहे हैं, मैं ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, हाफ ग्लास, फुल ग्लास कुछ नहीं होता, वो नेगेटिव मार्किंग का ग्लास होता है, चुपचाप छोड़ दीजिएगा। बिकॉज अगर दिखना रहे तो आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आप फिल्टर करने के बाद भी अगर 50-50 में अगर आप 1 मिनट से ज्यादा टाइम उस पर वेस्ट कर रहे हो, विच मीन्स कि वो आपको याद नहीं है, वो आपका दिमाग आपको घुमा रहा है और क्वेश्चन भी आपको घुमा रहा है। इट्स बेटर टू लीव दैट ट्रैप एंड मूव टू समथिंग एल्स। तो देखिए मुझे 100% कभी ये नहीं रहता कि 100 अगर क्वेश्चन है तो आप 100 में से 100 सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आइडियल कंडीशन कहीं नहीं होती है। तो आपको बहुत ज्यादा सेक्शन बी के लफड़े में नहीं पड़ना है कि भाई हम 30 करेंगे कि कितना क्वेश्चन करना है। अगर आपको लग रहा है कि 25 तक क्वेश्चन आपने सही कर लिया है सेक्शन बी में, या फिर 20 क्वेश्चन भी आपने ऑप्ट कर लिया है, तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो अच्छा है। क्योंकि सेक्शन सी में भी आप ऑप्ट करो, सेक्शन सी में भी अगर आपने 25 क्वेश्चन ऑप्ट करा है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपका लगभग सही होने वाला है, तो सेक्शन बी में आपको फिर बहुत रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि सेक्शन बी के साथ एक चीज ये है, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। वहां पर आप ये नहीं कह सकते हो कि 50-50% चांस है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन होते हैं, डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन वहां पूछी जाती है। तो सेक्शन सी में जिस चीज को लेके आप श्योर हो, आप उसी को कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है हाँ आप 25 से अब आपको सही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल ऑप्ट कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं टारगेट फिक्स करके जाना है कि भाई मैं 30 ऑप्ट ही कर लूंगा और 30 हमारे सही होंगे, क्योंकि वहां पर गलत होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। सेम आपके सेक्शन ए में भी होता है, सेक्शन सी में भी वही कंडीशन होती है, लेकिन सेक्शन सी में इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो कई बार हमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये करेक्ट होगा, लेकिन सेक्शन बी में वैसा नहीं होता, वहां पर शॉर्ट क्वेश्चन है। वहां पे आपको डेप्थ ऑफ द कवरेज से क्वेश्चन पूछ मत लीजिएगा, अगर लगे तो कर सकते हैं, नहीं तो 25 to 20 क्वेश्चन भी आप सेक्शन बी में कर ले रहे हो तो वो आपके लिए सही रहेगा। बहुत क्वेश्चन में मत जाइएगा, ठीक है। ठीक है, मेरी आवाज सुनने की ज्यादा जरूरत नहीं है अगर गलती से म्यूट हो जा रहा है जो भी, क्योंकि इधर उधर थोड़ा सा तामझाम फैला के रखा हुआ है मैंने, तो हो जाता है कई बार। ठीक है। एंड बाकी मैम और सर आपको बता ही रहे हैं कि सर जब 2020 का रूल फॉलो कर रहे थे तो 110 के अराउंड आ रहा था, पार्ट ए को टारगेट कर रहे हैं तो स्कोर कम आ रहा है। तो कोई बात नहीं है, आप स्कोर कम आ रहा है तो आप जो जिससे स्कोर आपका बढ़ रहा है आप वही करो ना। फिर क्यों ट्राई करना है जब एक चीज से आपकी चीजें बन रही है। ठीक है। अगर एक तरीके का खाना खाने से आपका बॉडी ठीक है और दूसरे तरीके के खाना खाने से आपका बॉडी सही रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो क्या करोगे? वो खाना नहीं खाओगे। तो आप उसी तरीके से ब्रेन का है कि किस तरीके के क्वेश्चंस का आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है, आप वैसे ही क्वेश्चंस को प्रोसीड करो। और जिस तरीके के क्वेश्चन से ब्रेन उतना नहीं तरीके से इफेक्टिवली प्रोसीड कर पा रहे हैं तो आप जो है थोड़ा सा वो चीजों को छोड़ सकते हो। कई बार एक बार बार एक है ना कि लेटिंग गो का ऑप्शन करना भी बहुत अच्छा होगा सीएसआर के एग्जाम में। ठीक है ना। और एक किसी खूबसूरत जो है शायर ने एक खूबसूरत सा शेर कहा था कि एक्स हो या ना आने वाले क्वेश्चंस दोनों को छोड़ देना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है। तो एक्स वाई जेड शायर जो भी रहे होंगे कि जितना जल्दी छोड़ दोगे उतना बेहतर है, उनको पकड़ के बैठे रहोगे उन क्वेश्चंस पे तो निगेटिव होने के चांसेस जरूरी है, चाहे वो जिंदगी की बात करें चाहे क्वेश्चंस की बात करें।
कोई बताना चाहेगा? एक क्वेश्चन आया हुआ है एक बच्चे का कि मैम मेरा मोल बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सेल कम्युनिकेशन ये सब नहीं हुआ है, तो सिलेक्शन के क्या चांसेस है? प्लीज मैम आप इतना और क्लियर कर दें। मैम सर कोई क्लियर करना चाहता हूँ। सर लिखा हुआ है कि यही यूनिट्स हुए हैं और कोई नहीं हुआ है। यही यूनिट्स हुए हैं, यूनिट 1, 6, 2 और 4, 4 यूनिट्स तैयार करके जा रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या इतने से हो जाएगा या और भी करना जरूरी है, सिलेक्शन कोई चांस है? ये सर ने क्वेश्चन बोला, जो उसमें थोड़ा सा रीडिंग मिस्टेक है। बोला है स्टूडेंट ने कि मेरा मोल बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायो, सेल कम्युनिकेशन यही यूनिट हुए हैं, तो सिलेक्शन के कोई चांस हैं 4 यूनिट्स में? सोनक सर आप कुछ बोलना चाहेंगे कि कुछ बच्चों को मार्क्स में नंबर कम आए तो थोड़ा सा डर लग रहा है? मॉक टेस्ट के मार्क्स से डर लग रहा है? देखो बात यही है ना कि अगर आप मान लो क्रिकेट खेलने जा रहे हो, टेस्ट बस ऐसे ही नेट प्रैक्टिस वगैरह चल रहा है, नेट प्रैक्टिस में अगर खराब गया भी है और अगर आपको अगले दिन खेलना है तो इट डजंट मैटर, आपको नहीं मैटर करना चाहिए, करता है दिमाग पे हावी हो जाता है, बट दैट इज द स्किल, दैट इज व्हाट दे वांट टू चेक कि आप उन पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे अपना डिसीजन लेते हो या फिर कैसे उस पहले अटेम्प्ट उसको अपना पहला अटेम्प्ट मान के चलते हो। मैं हमेशा जिनका 3rd अटेम्प्ट, 4th अटेम्प्ट, 5th अटेम्प्ट, 10th अटेम्प्ट है उनके लिए मैं यही बोलता हूँ कि सी इट्स जस्ट लाइक अ कॉइन, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, सबका प्रोबेबिलिटी अपना होता है, कोई पास्ट इवेंट दूसरे इवेंट को मतलब डिसाइड नहीं कर रहा होता, तो इट्स जस्ट लाइक दैट, इट्स अ फ्रेश अटेम्प्ट एंड यू नीड टू कंसिडर इट एज अ फ्रेश अटेम्प्ट। आप अगर पिछले वाले का बोझ या फिर पिछले वाले का अच्छा बुरा कुछ भी अगर लेके जाओगे और उस चीज को इन्फ्लुएंस करने दोगे अपने इस बार के थॉट प्रोसेस को, तो कहीं ना कहीं आप बहुत या तो बहुत ज्यादा ही केयरफ्री होके खेलोगे या तो बहुत ही ज्यादा सेफ प्ले करने की कोशिश करोगे, दोनों ही सही नहीं है। मॉडरेशन इज इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको जीतना है उस पूरे एग्जाम को। इट्स नॉट कि हाँ थ्रू आउट आप मेंटेन करके रख पाओगे, कभी अच्छा भी होगा, कभी खराब भी होगा, कुछ मिस भी होंगे क्वेश्चंस, बट दैट इज वेयर यू हैव टू स्टे काम एंड यू हैव टू हैंडल दैट, समझे कि नहीं? तो अगर 93 भी आया, अगर 80 भी आया, 60 भी आया, इस पेपर को इस ऑनेस्टी के साथ देना है कि यहां पे आप ये कोशिश ना करो कि इफ यू आर सीइंग, यू एनालाइज द होल पेपर, 2.5 घंटे हो चुके हैं, 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, एंड यू आर जस्ट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि यू आर नॉट एबल टू स्कोर लेट्स से 120 और 130, हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है। उस मोमेंट पे क्या करें? उस मोमेंट पे 140 या 160 या 170 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ जाए, उसमें ढेर सारा तुक्का कर ले, या फिर जितना आपसे हो पा रहा है ऑनेस्टली उतने तक स्टिक करें और वहीं पे खुद को लिमिट कर ले। वो जो चीज होता है ना, मैं अगर होता, मैं अगेन बोल रहा हूं इट्स कंप्लीटली अप टू यू, बट देन अगर मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, आई वुड हैव ऑलवेज चोजन द सेकंड पार्ट कि मैं नहीं करता 140, 170, 180 का अटेम्प्ट, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आई एम नॉट एबल टू स्कोर अ वेरी हाई स्कोर विद व्हाटएवर आई हैव प्रिपेयर्ड। इस स्टेटस में मुझे पता है कि मेरा 80-90 के आसपास स्कोर आएगा, मैं 120 तक अभी नहीं जा पा रहा हूं ऑनेस्टली विद करेक्ट ऑप्शंस। मैं जबरदस्ती अगर 160, 170 का अगर चाहूं तो दुनिया को कहने के लिए ये करके आ सकता हूं कि मैंने अटेम्प्ट तो 140 का किया था, बट देन पता है उस बात का गिल्ट मुझे ज्यादा रहेगा कि आई हैड अटेम्प्टेड ऑफ 140, 150, लेकिन मुझे आ रहा है 80, व्हिच मींस देयर इज अ ह्यूज गैप ऑफ 60 मार्क्स जिसके बारे में मैं श्योर ही नहीं हूं, एंड देन आई विल नॉट एग्जैक्टली नो कि मैं कहां गलत था। इससे तो ढेर बेटर है कि मैं 110 का करके आऊं, 120 का करके आऊं, 100 का करके आऊं, लेकिन 100 में से 80 लेके आऊं, उसको मैं जीत मानता हूं। लेकिन अगर मैं 180 का करके आ रहा हूं और उसमें से मैं 90 या 60, 90, 70, 80 स्कोर कर रहा हूं, दैट इज नॉट विक्ट्री फॉर मी। तो बात वही है कि आप उस पेपर में डू वॉट एवर यू कैन एंड ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ कि आपका स्ट्राइक रेट अच्छा है, आप जो क्वेश्चन टच कर रहे हो उसको सही कर रहे हो। अगर वो भी है ना, तो इवन इफ दिस attempt goes wrong, at least you will be very very sure कि आप जो करते हो वो गलत नहीं करते हो। कुछ चीजें कमी है जो कि आप अगली बार पूरा कर सकते हो, दैट इज समथिंग यू कैन डू। बट वही चीज है कि उस मोमेंट पे, उस अटेम्प्ट में अगर आप बहुत कुछ कर लेने की कोशिश करके, इवन बाय नोइंग द फैक्ट, ऑनेस्टली खुद से ये बात कर लेना है बस कि यार मुझे ये आता नहीं है फिर भी मैं इस चीज को कर रहा हूं जस्ट दुनिया को दिखाने के लिए कि मैंने इतने का अटेम्प्ट किया है, दैट इज समथिंग यू शुड अवॉइड।
मॉक टेस्ट में कितना भी मार्क्स आया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एग्जाम एक फ्रेश एग्जाम है। हो सकता है यहाँ पे आपका दिमाग बहुत अच्छे से चले, हो सकता है उस एग्जाम में नहीं चला था, तो डोंट जज योर दिस परफॉर्मेंस, जो कि हुआ भी नहीं है, अभी कल है, उसको किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस से जज ना करे, चाहे वो अच्छा हुआ हो मॉक टेस्ट या खराब हुआ। किसी को मॉक टेस्ट में 160 भी आ रहा है, गो विद अ जीरो माइंडसेट, क्योंकि आप उस चीज का फायदा आपको यहां नहीं मिलेगा। हो सकता है आपने कुछ सीखा हो, उसमें से जो लर्निंग है वो काम आएंगे, बट वो स्कोर काम नहीं आने वाला है, चाहे वो कम रहा हो चाहे ज्यादा रहा हो। ठीक है। सो बहुत सारे क्वेरीज वही निगेटिव मार्किंग हो रहे हैं, तो सारा चीज देखो, एक बार एक अगर सोल्यूशन किसी स्टूडेंट के लिए बताया जा रहा है तो वही सोल्यूशन सभी के लिए ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि XYZ% के लिए नेगेटिव मार्किंग का अप्रोच बताया गया है तो दूसरे के लिए वो काम नहीं करेगा। सभी लोग उन फोकस क्वेश्चन पे करिए जो कि आपको अच्छे से आते हैं। आपके नेगेटिव मार्किंग तभी हो रहे हैं जब आप तुक्काफिकेशन कर रहे हैं, या जब आप जय बजरंगबली वाला कॉन्सेप्ट यूज करके कोई भी मार्क दे रहे हैं, या 50-50 में जहां फंस रहे हैं वहां पे आप चूज कर रहे हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन बड़ा ही बेसिक्स आया हुआ है कि किसी ने पूछा कि सर जो पहली बार में सही ऑप्शन क्लिक हो जाता है वही सही होता है, दूसरी बार करने में गलत हो जाता है। तो उसी को फ्रेश माइंड कहते हैं। फ्रेश माइंड का उससे मतलब नहीं है, वो इंस्टिंक्ट बोलते हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट होता है कि कई बार हम उस चीज पे चले जाते हैं। लेकिन फ्रेश माइंड जब आपका रहेगा तो आप चीजों को एनालाइज अच्छा कर पाओगे, आप पुरानी चीजों को रिकॉल अच्छा कर पाओगे। ठीक है, मतलब जो पुरानी चीजें पढ़ी हुई हैं उनको दिमाग से निकाल पाओगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें होंगी। सर अगर नेट क्लियर हो गया तो आपके रिकॉल एक्सप्रेस क्रेडिट करूंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रेडिट करना। 2-4 बच्चों को बोलना है कि रिकॉल एक्सप्रेस और देखे, कुछ सब्सक्रिप्शन करना चाहे तो वो भी करे, उससे क्रेडिट मेरे अकाउंट में भी होगा थोड़ा बहुत, मतलब वेदमिक अकाउंट में, तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है। सो जोक्स अपार्ट, बट अच्छा करो, क्वालिफाई करो, वो ज्यादा मैटर करता है। अजय सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अजय सर, आप बच्चे कुछ परेशान है कि सर जो है घूंघट क्यों नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, कैमरा अगर इफ यू आर कंफर्टेबल तो आप ऑन कर लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे अपना जानना चाहते, बात करना चाहते हैं फॉर एप्टीट्यूड। सर पार्क में बैठे हुए, चलिए। एनीथिंग फॉर एप्टीट्यूड इफ यू वांट टू से सर। ऑडिबल कम आवाज आ रही काफी। एक मिनट। ठीक है। अभी आ रही है क्या? हाँ हाँ, इस हाँ। तो एप्टीट्यूड के लिए अभी मैं बहुत सारी चीजें सुन रहा था, सोनक सर ने काफी अच्छे इनपुट्स भी दिए। पहली चीज की पार्ट ए से अगर मार्क्स कम हो रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि CSIR के एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो आपको कोई भी ऐसा सेक्शन जो आपसे नहीं बन रहा है, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आपको मिनिमम अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो कोशिश करिए कि आप अटेम्प्ट जो है उस एरिया में कीजिए जो आपका स्ट्रेंथ है, ताकि आप नेगेटिव मार्किंग कम करो। अगर आप पार्ट ए में एक भी नहीं कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप 120-130 मार्क्स स्कोर लेके आ रहे हो, वही मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे। इसके अलावा आपके अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते कि आपने पार्ट ए में किया है कि नहीं किया। आपके जो स्कोर शीट है उसमें कहीं भी लिखा नहीं आता कि आपने पार्ट ए में इतना आपका परसेंटाइल आया है। सो डोंट फोकस ऑन दैट पार्ट। ठीक है। सेकेंड चीज, मॉक टेस्ट वाली बात जो आप बोल रहे हो कि मार्क्स कम आते हैं, तो आज का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आज ही का एग्जांपल है, अगर आप लोग थोड़ा बहुत क्रिकेट फॉलो करते हो तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है, और सेकंड टेस्ट मैच में उस्मान ख्वाजा को ड्रॉप किया गया था क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। ठीक है, बट आज उसको अपॉर्चुनिटी मिली, जस्ट टॉस के पहले स्टीव स्मिथ वाज नॉट वेल, तो उसको खिलाया गया एंड ही परफॉर्म रियली वेल, लाइक ही स्कोर्ड अराउंड 92 रन। तो मैटर करता है कि आप उस पर्टिकुलर डे पे क्या परफॉर्मेंस दे रहे हो, आप उससे पहले क्या करके आए हो, ये आपके उस पर्टिकुलर डे पे मैटर नहीं करेगा। उस दिन आप क्या करके जा रहे हो उस बात पे मैटर करता है कि आप कितना ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अगर आपने उस दिन सब खराब किया तो आपके मॉक टेस्ट में आप 150 नंबर भी लेके आओगे, इट डजंट मैटर। बट हाँ, मॉक टेस्ट का फायदा जो होता है आपकी प्रिपरेशन, आपकी स्ट्रेटेजी चेक करने के लिए, वो आपको आपके उस वाले दिन भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस आपकी उस डे की जो है उस पर मैटर करता है, इससे ज़्यादा आपको लिए और कुछ मैटर करेगा नहीं कि आप पीछे क्या करके आए हो। तो वो जो हो गया उसको छोड़ के आगे नेक्स्ट डे पे फोकस करना होता है। अब कल एग्जाम है तो आज प्लीज रात के 12-2 बजे तक मत पढ़ने बैठ जाना, ताकि सुबह 9 बजे वाले स्लॉट में जाके ऐसे दिमागी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है ना, जो पढ़ लिया, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप आज मतलब ऐसे बिल्कुल
जादू कर दोगे एक दिन में पढ़ने के बाद, तो वैसा नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि 12 यूनिट आज पढ़ के चले जाओगे तो पूरे 12 कल याद रह जाएंगे। तो जो पढ़ चुके हो वो ही याद रहेगा। थोड़ा बहुत रिवीजन अपनी तरफ से करना है कर लो, बट इसके अलावा बाकी कुछ ऐसा नया तूफानी करने मत चले जाना कि नहीं आज ही करेंगे सब करेंगे, पूरे कॉफी शॉट्स मार के रात भर बैठ गए पढ़ने, नहीं ये मत करना। ठीक है, रिलैक्स करो, डोंट गो इनटू पैनिक मोड कि नहीं बिल्कुल पढ़े जा रहे हैं। सो ये जो नहीं करना है वो याद रखो, कर दो आप, बाकी सब सही रहे हो। ना बिल्कुल सही कहा सर ने कि बहुत पैनिक या बहुत चीजें हो के या अपने बहुत पढ़ने मत बैठ जाना, क्योंकि अगर 6 महीने आप भोजन नहीं किए हुए हो तो एक दिन खा के भी कुछ होने वाला नहीं है, और 6 महीने अगर खा रहे हो तो एक दिन फास्ट रख लोगे भी तो कुछ होगा नहीं। बेसिक कहानी वही है। या 6 महीने अगर आप नहीं नहा रहे हो तो एक दिन नहा के पूरा मैल हटने वाला नहीं है, और अगर 6 महीने नहा रहे हो तो एक दिन नहीं नहाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो एक दिन को जो है थोड़ा सा रिलैक्स करो ब्रेन को। मैं हमेशा इसी चीज पे एम्फेसाइज करता हूँ, काम और कंपोज रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इंडिया में क्रिकेट की सर ने चर्चा करी है तो इंडिया में क्रिकेट के सबसे बेहतर कैप्टन के नाम पे आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी को ही जाना जाता है। ऑल्दो सौरव गांगुली वॉज देयर, बट स्टिल एमएसडी की जो कैप्टेंसी थी वो आज भी लोग उससे सीखते हैं। और कहा जाता है कि कैप्टेंसी बेहतर इसलिए वो कर पाते थे क्योंकि बहुत ही काम और कंपोज्ड रहते थे, और इसीलिए काम और कंपोज्ड रहोगे तो डिसीजंस लेने के फैसले, क्वेश्चंस के डिसीजंस लेने के फैसले में बेहतर कर पाओगे। क्वेश्चन में जो कभी कभी डाउटफुल होता है, 50-50 होता है, उनको सही से अच्छे से कर पाओगे। तो मैं अगर एज ए स्टूडेंट था, मैं आपको बताऊं, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीएसआर एंड गेट, तो एक दिन पहले जो है मैं मिस्टर बीन के एपिसोड्स देखा करता था। पूरे एपिसोड्स का मेरे पेन ड्राइव में कलेक्शन होता था। इफ यू नो मिस्टर बीन, आई डोंट नो कि आप लोग जानते हैं कि नहीं, मैम सर में भी आप लोग जानते होंगे मिस्टर बीन को। तो मैं जो है उसके पूरे एपिसोड्स रखा रहता था और मैं पूरा देखा करता था। उससे मेरा ब्रेन रिलैक्स होता था, मुझे मतलब अच्छा लगता था, थोड़ा सा कॉमिक और थोड़ी सी वो चीजें। तो हमेशा मेरा ये रिचुअल रहा है कि कोई भी मैं एंट्रेंस एग्जाम देने गया हूँ उसके एक दिन पहले मैं मिस्टर बीन या कोई कॉमेडी, उस टाइम कुछ देर बाद कपिल शर्मा आए थे तो कुछ उनकी कॉमेडीज को मैं देखा करता था। तो बहुत सारे ऐसे मैं चीजों को देखा करता हूँ। और उसमें एक और था ऑगी एंड कॉकरोचेस, जो मुझे पसंद थे तो मैं उनको भी देखा करता था। सो आई जस्ट यूज, मतलब मैं यही करता था कि भाई दिमाग शांत रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक दिन में कुछ उखड़ेगा है नहीं अगर कुछ नहीं किया है तो, है ना। तो बाकी ठीक है, बेहतर है। अब आप भी शांत रहो और अच्छे से करो। कोई और क्वेरीज है तो बेहतर है कि आप लोग पूछ सकते हैं मैम और सर से, तो वो लोग आपको रिजॉल्व कर देंगे। फटाफट पूछ लीजिए और फटाफट हम आपको रिजॉल्व करें। आपका भी आज का जो है ज्यादा समय ना खाए, नहीं कहेंगे सर रिवीजन भी नहीं करने दे रहे हैं, और फिर जो है कुछ लोग अभी रिवीजन के लिए भी बैठे होंगे, सर 10 यूनिट बचा हुआ है, 4 यूनिट बचा हुआ है। जाने दो, जो पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया, ठीक है। क्वेश्चन से तो फटाफट पुट ऑन करो, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट ने मेंशन किया है कि कुछ टॉपिक उनके अच्छे से रिवाइज्ड नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ या फिर ऐसे टॉपिक्स के साथ क्या करें? देखिए, तो अब इतना टाइम तो है नहीं है कि आप उस टॉपिक को रिवाइज करें या उसको दोबारा पढ़ें, क्योंकि जब हम किसी भी टॉपिक की बात करते हैं, किसी कंसेप्ट की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि बस एक बार पढ़ लिया और काम खत्म हो गया। उसको पढ़ा जाता है, फिर उसको कई बार रिवाइज किया जाता है, फिर उसके क्वेश्चन लगाए जाते हैं, तब जाके पता चलता है कि वो आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। तो जब अगर आपके ऐसे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुए हैं, उनका रिविजन नहीं हुआ है, तो उनके बारे में आप सोचना ही बंद कर दीजिए। जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिस पे प्रैक्टिस करी है, उनके बारे में सोचिए कि आप काफी समय से उनकी तैयारी कर रहे थे, तो वो अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर लोगे। अब बहुत से क्वेश्चन ऐसे हमेशा होते हैं जो ऐसे टॉपिक से पूछे जाते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग आपके नहीं होते, तो वैसे क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे, क्योंकि सीएसआईआर में आपके पास ऑप्शन है। ऐसा तो है नहीं कि आपको सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बी में भी अटेम्प्ट करना है। आपके पास सारे सेक्शन जो है उनमें ऑप्शन है ही, चॉइस है ही, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन को ऑप्ट करिएगा। तो उसकी बहुत टेंशन मत लीजिए कि कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़े हैं, ऐसा सबके साथ होता है, तो ऐसे टॉपिक को आप स्किप करिए। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, जो आपने पढ़ा है वो बेस्ट है, और बस जो टॉपिक आपके अच्छे से रेडी है उन्हीं के क्वेश्चन को अच्छे से ऑप्ट कीजिएगा। कुछ बच्चों का डाउट है कि सर गेट एक्सेल लाइफ साइंस के लिए बताइए, तो गेट एक्सेल लाइफ साइंस के लिए भी बताएंगे बेटा। अभी सीएसआर का एग्जाम कल है, लाइफ साइंस के लिए भी हम आपके पास आएंगे, कुछ स्ट्रेटेजी बताएंगे, कुछ कोर्सेज आने वाले हैं उसके लिए भी रेडी रहो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको बताई जाएंगी। मैं अपने जो है एक एक एजुकेटर से, जैसे मनीषा मैम, रवीना मैम, सोनक सर, अजय सर, आप लोग लास्ट मिनट के टिप्स अगर अपने साइड से बच्चों को 2 मिनट में, या कोई भी एक ऐसी टिप जो आप देना चाहते हो एग्जाम से बिफोर,
तो आप अपने साइड से बता सकते हैं कि वो क्या करे बेस्ट। मनीषा मैम। तो मेरा तो यही कहना होगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जैसे ही एक तो पढ़ते पढ़ाते कैसे भी सेंटर तक पहुंचते हैं और फिर बैठ जाते हैं पेपर करने। तो कभी भी ऐसा नहीं हो, एक मार्जिन रख के चलिए सेंटर पे पहुंचने के लिए कि हम टाइम से थोड़ा पहले पहुंच जाएंगे, वहां की चीजों को देखेंगे, क्या आप लेके गए हो, कुछ भूल गए हो, ये सारी चीजें अपने साथ एक चेकलिस्ट बना लीजिए, ताकि आप कोई भी ऐसा नहीं हो कि एडमिट कार्ड का कुछ चाहिए या कोई डॉक्यूमेंट चाहिए आप लेके पहुंचे नहीं हो। तो वो सारी चेकलिस्ट कंप्लीट करने के बाद सेंटर पे कम से कम आधे एक घंटे पहले पहुंच जाइए, वहां ब्रेन को रिलैक्स करिए, पानी पीजिए, और फिर उसके बाद जब आप एग्जाम हॉल में जाए तो दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि जितने क्वेश्चन आपको आते हैं बस उतने ही अटेम्प्ट करने हैं। जिन भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ रहा है वहां गेस करने की सोचना, मतलब कि आप अपने ही जो आपने कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं जिनके नंबर आपको मिलने वाले हैं उनके भी मार्क्स आप खत्म कर रहे हो। तो जहां भी आपको कंफ्यूजन है वहां गेस करने का तो कोशिश करना ही नहीं है, और बस यही निगेटिव मार्किंग के लिए अपने हाथ को खींच के रखने हैं। बहुत सारे बच्चे हैं बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, 100-110 के आसपास भी आ रहा होता है, लेकिन निगेटिव मार्किंग करके फिर वो 80 और 70 पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरा ये एक फाइनल कॉल है कि भाई अपने हाथ को पकड़ के रखो, खींचो, कभी भी जहां भी कंफ्यूजन है गेस करने की कोशिश मत करो बस। रवीना मैम। देखिए, तो सेंटर पे पहले जाना है, ये तो मैम ने अच्छी बात कही। कई बार क्या होता है जब हम एग्जामिनेशन देते हैं ना, तो बीच में कोई टेक्निकल इशू हो जाता है। टेक्निकल इशू जैसे आप दे रहे हैं तो कंप्यूटर बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया, कोई भी चीज हो गई। कई बार जब आप जो भी एग्जाम का इंस्पेक्शन कर रहे हैं उन पर्सन से कहते हैं तो वो आपकी बात सुनते भी नहीं है, थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो उन सब चीजों को लेके भी आप बहुत पैनिक मत होइए। अगर कोई टेक्निकल एरर आए तो वो रिजॉल्व कर दी जाएगी। तो ये सोच के थोड़ा सा अपने दिमाग को काम रखिएगा, क्योंकि अगर आप परेशान हो गए तो उस दौरान फिर आपको पूरा एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है वो बहुत अफेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके की अगर कोई दिक्कत हो जाए, जो हो ही जाती है एग्जाम सेंटर में, आपके साथ नहीं कोई साथ होगा, तो कोशिश करिए थोड़ा आसपास का एनवायरमेंट जो है उसको काम बनाए रखिएगा और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू। अजय सर। ओके, तो सबसे पहली चीज, अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा म्यूजिक अगर आपको अच्छा लगता है तो ट्राई टू लिसन सम म्यूजिक बिफोर एग्जाम। जाते हो सेंटर पे जाते टाइम थोड़ा सा वो आपको काम करेगा, ठीक है, आपके नर्व्स को काम करेगा। सेकंड चीज, ड्यूरिंग एग्जाम जहाँ पे पैनिक होता है कि आपने पेपर शुरू किया और क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उस पर्टिकुलर सिनारियो में आपको बस ये करना है कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपको लगता है कि आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है बट बन नहीं रहा है, उस क्वेश्चन को फ्लैग मार्क करो और आगे बढ़ो। उससे होगा क्या, जब आप दूसरी बार उस क्वेश्चन पे आओगे ना, तो जब तक आप 10-12-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर चुके होगे, तो जब आप वो क्वेश्चन पे वापस आओगे तो आपके पास थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा, थोड़ा फ्रेश पर्सपेक्टिव होगा, एक नई अप्रोच होगी उस क्वेश्चन को करने के लिए। तो देयर आर चांसेस कि वो क्वेश्चन आपसे बन जाए। तो अपनी ईगो पे ना लेते हुए उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जब आप टाइम वेस्ट वहाँ करोगे तो आप बाकी क्वेश्चन में अपने टाइम ऑटोमेटिकली कम कर दोगे। तो बहुत बेसिक सा काम करना है। पेपर में क्वेश्चन आएंगे, बनेंगे, कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे। जो नहीं बनेंगे उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो आपको पता है कि आप पढ़ के नहीं आए हो, और जो बनेंगे आपको लगता है कि बन सकते हैं, उनको फ्लैग मार्क करके आगे बढ़ जाना, ताकि वापस आके उन क्वेश्चन को दोबारा देख सको। और फ्लैग मार्क करना जरूरी इसीलिए होता है क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे वो आपको दोबारा देखने ही नहीं है, दैट विल वेस्ट योर टाइम अगेन। तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम में, और वही आपको पैनिक नहीं करने देगा। क्योंकि लास्ट में जाके जब 10 मिनट 15 मिनट बचते हैं एंड यू स्टार्ट पैनिकिंग कि यार अभी तो सिर्फ 80 मार्क्स का पेपर ही हुआ है, बाकी 40 मार्क्स के लिए फिर आप वो नेगेटिव मार्किंग वाला सीन चालू होता है, वो वहां से चालू होता है। तो वो पैनिक जितना कम करोगे दैट विल बी बेटर फॉर यू। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड ऑल द बेस्ट। सोनक सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? किसी बच्चे का एक कमेंट है सर कि म्यूजिक डजंट काम आवर माइंड, तो जनरेटर चला लो शायद कुछ काम हो जाए। ठीक है सोनक सर। तो फाइनली यही बात है कि कल CSIR नहीं है, कल एक नॉर्मल मॉक टेस्ट है, एक एग्जाम है, कुछ भी है, कहीं पे भी हेडिंग पे CSIR लिखा हुआ हो उसको भूल जाइए। फर्क नहीं पड़ता है कि CSIR है या नहीं। इट इज जस्ट अ सिंपल पेपर वेर यू आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस पे हर क्वेश्चन पे अपना ऑनेस्टी बरकरार रखें
खुद को झूठ ना बोले, खुद भ्रम में ना रहे कि हाँ अरे ये तो मेरे से हो जाएगा, ये तो है, ये तो है, इतने क्वेश्चन तो करके आना है, इतने क्वेश्चन करके आना है। रिजिडिटी नहीं रखना है, बिकॉज अगेन मैं वर्स्ट केस का मान के चलता हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी वर्स्ट केस का मान के चलो। और वर्स्ट केस क्या है किसी भी एग्जाम में? उस एग्जाम का ना होना। पहले ही सोच लो कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि नहीं हुआ। नाउ स्टार्ट फाइटिंग, फाइट फॉर एवरी सिंगल क्वेश्चन। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने अच्छे से किया है, अगेन एट द सेम टाइम कि कोई यूनिट पढ़ा है, उस यूनिट पे ये नहीं सोच लेना है कि सारा बोझ ले लेना है कि अरे मैंने तो ये यूनिट पढ़ा है तो इसका हर क्वेश्चन मुझसे होना चाहिए। माइट बी पॉसिबल कि उस यूनिट का एक कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे ना बने, तो जस्ट लीव दैट एंड गो फॉर सम अदर इजी वीक क्वेश्चन ऑफ सम अदर यूनिट जो कि आपने शायद देखा था और वही चीज एग्जैक्टली आ गया। ऐसा भी होगा पेपर में। तो गो फॉर दोज वीक पॉइंट्स, उसके वीक पॉइंट्स को ढूंढो, अपने वीक पॉइंट्स को भी पहचानो कि ठीक है दिस इज समथिंग आई एम नॉट प्रिपेयर्ड विद, कोई बात नहीं है, आई गो फॉर द अदर क्वेश्चन। ऐसे बहुत क्वेश्चंस होंगे, इसीलिए आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते भी हैं। सीएसआईआर इज वन ऑफ द रेयरेस्ट एग्जाम्स जिसमें आपको बहुत सारे सेक्शंस में इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यू कैन चूज योर बेस्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। इवन विथ लिमिटेड प्रिपरेशन आप उस चीज को ढूंढ सकते हो, और लिमिटेड प्रिपरेशन का बोझ नहीं लेना है। लिमिटेड पे बहुत कुछ किया जा सकता है, इसीलिए पार्ट सी के एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए पार्ट सी के बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप एनालाइज कर सकते हो। वो एक फ्री हैंड दिया जाता है उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने शायद पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं की है लेकिन वो सोच अच्छा सकते हैं। तो अपने उस जितने भी स्ट्रेंथ है, जो भी आपके लिए सीएसआईआर वहां पे प्लांट करके रखा है, आसान चीजें या एक आध ऑप्शंस जिसको करके आपके 3 ऑप्शंस कई बार उड़ जाते हैं, कई बार एक गलत होता है तो एक के सारे ऑप्शंस गलत हो जाते हैं और आंसर आपके हाथ के सामने होता है। गो फॉर दोज क्वेश्चंस, ढूंढिए उन चीजों को और अवेयर रहिए, स्पीड मेंटेन रखिए और एक्टिव रहिए। मान लीजिए डिमोटिवेशन आया, फिर से खुद को रीसेट कीजिए, एक आध सेकंड बिल्कुल कुछ ना सोचते हुए, स्क्रीन पे किसी पॉइंट को देखते हुए, कर्सर को देखते हुए, जस्ट बिल्ड अप योर फोकस बैक, कम बैक अगेन, टेक अ डीप ब्रेथ एंड फाइट अगेन। बात यही है। और जैसा मैंने बोला, एक्सपेक्टेशन जीरो, कुछ भी नहीं सोचना है। आप यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, आपको यहीं के यहीं कोई हाथ में जेआरएफ पकड़ा के दे नहीं देगा कि आप एग्जाम खत्म कर लिए, बधाई हो आपको जेआरएफ मिल गया। दिस विल नॉट हैपन। यू आर जस्ट गोइंग फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। उसको अपना ढंग से कीजिए, बाकी जो होना होगा उसके साथ एसोसिएटेड रिजल्ट्स, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बाद में पता चलेगा। बट कुछ ऐसा मत कीजिए जिसका कि आपको आगे चल के रिग्रेट। मान लीजिए जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं था, जो 3 यूनिट 4 यूनिट प्रिपेयर कर पाए थे अभी तक, ठीक है भाई, हो सकता है कुछ हादसा हुआ हो, कोई प्रॉब्लम हुआ हो। बहुत सारे लोग ये भी मैसेज, कुछ लोगों का मैसेज ये भी आ रहा था कि देयर इज अ क्रिटिकल सिचुएशन एट होम। सी एट दिस मोमेंट यू हैव टू, दैट इज योर प्रायोरिटी। घर अभी प्रायोरिटी, आप यहाँ पे नहीं कर सकते कुछ, बट उस चीज का पैनिक नहीं करना है, क्योंकि अगली बार आप एग्जाम दोगे तो जो लोग वो अगली बार एग्जाम देने वाले हैं, आज से वो नींव आप रख रहे हो इस एग्जाम से ही। दिस इज द बेस्ट मॉक टेस्ट दैट यू कैन अटेम्प्ट। और इस मॉक टेस्ट में जस्ट ट्राई टू नो कि व्हाट यू आर, क्या आपका स्ट्रेंथ है, क्या आपका वीकनेस है, एंड बेस्ड ऑन दैट बिल्ड योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट 6 months। एंड जब जून वाला अगला सीएसआईआर आएगा तब आपसे अच्छा कोई परफॉर्म ना कर पाए, इस चीज को एंश्योर कीजिएगा। तो गिव अप नहीं करना है इसी एग्जाम में। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लोग अभी किसी न किसी क्रिटिकल सिचुएशन से डील कर रहे हैं। बाकी जो लोग पढ़े हुए हैं, ढंग से पढ़े हुए हैं, ज्यादा जबरदस्ती पैनिक मत करो, सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा। कल एग्जाम देके आ जाना, और कल सीएसआईआर नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, प्रेयर्स जो है वो माइंड को अच्छा काम करते हैं। जाकिर जी ने, जिनको म्यूजिक काम नहीं करता, सर सोनिका सर गिव बेस्ट मोटिवेशन, सोनक सर का नाम है। आपने थोड़ा सा वो कर दिया, बट ठीक है, किसी ने करेक्ट भी कर दिया था। लेट्स लाइक कि सीएसआईआर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीएसआईआर मोटिवेशन से क्रैक होना होता तो संदीप माहेश्वरी 10 बार क्रैक कर चुके होते। बट सीएसआईआर क्रैक होगा आपके इंफॉर्मेशन से। मोटिवेशन आपको बूस्ट कर सकता है, मैं उस चीज के लिए एक वो एनर्जी दे सकता है जिसके लिए आप उस चीज को कर सकते हैं, वो आपको कंटिन्यूअस एफर्ट के लिए पुट कर सकता है। लेकिन क्रैक तो क्वेश्चन सॉल्व करके ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पीछे से जो प्रेशर है वो मोटिवेशन जरूर दे सकता है, लेकिन हाँ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो वो वही हालत होगी कि मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूँ। कहते हैं ना, जोश में एक होता है ना कि बहुत जोश और पागलपन में थोड़ा सा फर्क होता है ना। तो यार मैं तो बहुत मोटिवेटेड हो गया, छत से कूद जाऊंगा, मैं जो है सुपरमैन हूं। लेकिन वो समझने की कोशिश करना, आप उस इंफॉर्मेशन को पकड़ो, अपने चीजों को पकड़ो। और एक जो बहुत बच्चे काफी डरते हैं, एक मैं छोटी सी बात उस पर मतलब बात क्या है, वो प्रैक्टिकल है कि अगर किसी को, कई लोग बोलते हैं ना, मुझे मौत से डर नहीं लगता साहब, ठीक है, मैंने मोहब्बत की है, ठीक है, तो ऐसे लोग बोलते हैं। तो मौत से डर किसे नहीं लगता होगा जिसने मौत को एक्सेप्ट कर लिया हो। सिंपल सी बात है, जैसे लगता है लाइफ यही है, उन्हें आप कभी उस चीज से डरा नहीं सकते हो। अगर आप सीएसआईआर का वर्स्ट फेज को एक्सेप्ट कर लो,
अगर जिस दिन अगर आपको गाड़ी चलाना हो, आप ये समझ जाओ कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक्सीडेंट होगा या चीजें होंगी, बस यही होगा ना बुरा से बुरा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, या खत्म, लाइफ ही खत्म है, ठीक है, एक वो बुरा से बुरा। तो CSIR देने के बाद बुरा से बुरा क्या होगा, क्वालिफाई नहीं होगे किसी कैटेगरी में, ऑक्सीजन बंद नहीं हो रही है, जिंदगी बंद नहीं हो रही है, चीजें बंद नहीं हो रही हैं, सब कुछ फिर से रिपीट भी हो सकता है, सब कुछ चीजें और बेहतर हो सकता है। तो जब आप किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसके वर्स्ट फेज को एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ बुरा से बुरा तो यही होगा ना भाई, इससे बेहतर तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि वो आपको फिर कभी उस चीज से डर नहीं लगेगा। डर हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम उसके बुरे से बुरे फेज को सोचते हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर उसमें चेन बनती चली जाती है और दिमाग का पूरा एक जाल बुन जाता है, और उस बुनने की वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सो एक्सेप्ट द फैक्ट कि बुरा से बुरा क्या ही हो सकता है। अगर आप, जैसा सोनक सर ने कहा, अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो जो भी चीज आपके साथ हो रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी चीज, अगर प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचोगे तो 145 क्वेश्चन पार्ट सी में से होते हैं। मैंने 20-20 का रूल बताया था, यानी 20 पार्ट बी 20 पार्ट सी। अगर एप्टीट्यूड करते हो तो 5 क्वेश्चन उसमें से पकड़ लो, ठीक है। तो अगर इतना कर रहे हो तो बेसिक तौर पे 145 में से जो है वो 40 क्वेश्चन ही करने हैं, और बहुत ज्यादा 45 क्वेश्चन। अगर 45 क्वेश्चन सही कर जाओगे तो CSIR आपकी झोली में आने वाला है। मतलब 145 में से 100 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, सिर्फ 45 करना है। उस 45 पे भी अगर आपको इतना डर लग रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा अपने एफर्ट को पुट करने की जरूरत है कि भाई ऐसा क्यों है, मेरे को इतना सारा ऑप्शन मिल रहा है, मुझे सिर्फ 45 ही करने हैं, तो फिर इतना डर के क्या ही होगा। जाओ अपना बेस्ट दो, वहां पे जो भी पढ़े हुए हो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करना, वो ज्यादा बेहतर होगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम से पहले, रिजल्ट से पहले ही रिजल्ट को एज्यूम करके बैठ चुके होते हैं कि मेरा नहीं होगा। और मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि 180 मिनट जब तक खत्म नहीं होता है, जब तक वो एग्जाम का फाइनल मिनट टिक टिक नहीं होता है, एंड नहीं होता है, एग्जाम सबमिट नहीं होता है, तब तक निर्धारित नहीं होने वाला है कि एग्जाम जो है आपका डिसाइड हो चुका है। कई बार, जैसे कि अजय सर ने ये चीज बोली है कि जो दिन है, कई बार कोई क्रिकेटर पहले परफॉर्म नहीं करता, हो सकता है किसी मॉक टेस्ट में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो, लेकिन कल का दिन आपका दिन हो और उस 180 मिनट में आपने वो कर दिया जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे, तो क्या दिक्कत है। उस कल के दिन का इंतजार करो ना, पीछे क्या हुआ मतलब ये थोड़ी रखता है। हो सकता है कि पीछे किसी वजह से कैसी चीज हुई और कल का दिन आपका दिन हो, उसमें 2-4 क्वेश्चन आपके बन जाए, 2-4 क्वेश्चन आपके पाले में गिर जाए, चाहे तुक्के से ही लग गया या 50-50 वाला ही आपके फेवर में गिर गया, तो कुल मिला जुला के कल का इंतजार करो। वो 180 मिनट आपके हाथ में है, उस 180 मिनट के आखिरी मिनट तक लड़ाई लड़ो और देखना बेहतर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है। सो घबराना बिल्कुल भी नहीं है ना, सबसे पहले हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल वही बात है। और अच्छा करो, सब करोगे, बस भरोसा रखो कुछ ना कुछ चीजों को बारे में कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ, सबसे बढ़िया मंत्र है खुद के सेल्फ बिलीफ को बिल्ड करने के लिए, आई कैन डू इट, आई विल, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट का जो है आप वो कर सकते हो। बाकी टीचर्स ने आपको बहुत कुछ बोला है, उन सभी बातों को दिमाग में रखना। सभी ने कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल और अच्छी बातें बोली हैं, ठीक है। और किसी ने बोला है सर और मैम आप लोग इतने अच्छे क्यों हैं। हमने कोर्स किया हुआ है, सभी लोगों ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अच्छे होने का कोर्स, उसमें जो है सभी लोगों ने अच्छा खासा जो है मार्क्स स्कोर किया हुआ एक्सेप्ट मी। तो इससे पहले कि आप लोगों की किडनी टूटे, मत दिमाग खराब करना अपना, मतलब आज के दिन मस्त चिलैक्स होके रहना, इंजॉय करना और कुछ सोनक सर के वीडियो देख लेना। सोनक सर के कुछ स्ट्रेटेजी वाले, कुछ जो है पिछले सर का एक पिछला सेशन का वीडियो था कोड 0 करके, वो सर ने लिया हुआ था, आप उसको भी रिपीट पे देख सकते हो थोड़ा सा, उसमें भी कुछ मिलेगा। मेरे सेशन से, मैम के सेशन से, उनसे भी सीख सकते हो। और नहीं कुछ करने का मन है तो अपनी फेवरेट मूवी या वेब सीरीज डाउनलोड करो, वॉच इट, बी काम, बी कंपोज्ड एंड क्रैक योर एग्जामिनेशंस कॉन्फिडेंटली एंड स्मार्टली, ठीक है ना बच्चे। सो ऑन द बिहाफ ऑफ होल वेदमी टीम मैं ये विश करना चाहूंगा आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एग्जाम के बाद हम फिर मिलेंगे, डेफिनेट सी बात है, कैसा रहा पेपर, क्या सारी चीजें रहे, सब चर्चा करने के लिए। लेकिन फिर से वेदमी की टीम आपके साथ है, आपके बैकएंड पे, आपके सारथी की तरह। जैसे अर्जुन जब महाभारत में गए थे तो वो उनके रथ का या जो कह सकते सारथी वो कृष्ण थे, वैसे ही वेदमी के टीचर समझ लीजिए कृष्ण की तरह आपके साथ हैं। बस आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, क्वेश्चंस पे अपना वार करना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।
थैंक यू सो मच टीचर्स जुड़ने के लिए इस सेशन में। बच्चे अच्छा करें, आप सभी लोगों ने काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया, और थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।